जय हिंद। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसको ध्यान से आप देखिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं, जो भी बच्चा कॉपी पेन लेके बैठ के प्रैक्टिस सेट को कायदे से हल करेगा तो उसको कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा उसको कोई दिक्कत मैथ रीजनिंग में नहीं होने वाली है। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ग्राफ बनाया इस तरह करके, यह ग्राफ है। यहाँ पर देखिए 4 है, 5 है, 3 है, यहाँ पर 4 फिर 4 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या भरेंगे। तो देखिए हम विकल्प आपको दे रहे हैं, 4 है, 9 है, 10 है और 15 है। यह 4 विकल्प आपके सामने है। इसमें से यहाँ पर हम क्या भरेंगे, इसको हल करके अगर हाँ आप लोग बताइए भाई अगर आंसर आ रहा है किसी का तो। हाँ देखिए, ऐसे सवाल में ना इसकी कोई विधि नहीं होती, क्या किया हमको वही करना रहता। तो इसमें करने के लिए क्या बोला, देखिए हम इसको पकड़ेंगे क्या किया है। तो 5 4 9, 3 12, यानी ऊपर वाला सबको जोड़ रहा है तो 12 हो रहा है। इसमें 4 4 8 4 12, इसको जोड़ रहा है तभी 12 हो रहा है। तो इसमें हम देखिए 5 3 8, कितना जोड़ दें, 8 में अगर जोड़ देंगे तो 4, यहाँ पर अगर हम 4 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा विकल्प आएगा, पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबको जोड़ा है तो 12 आया, इसमें सबको जोड़ा है तो 12 आया, जिसमें हम सबको जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो 5 3 8 हो गया, 4 और जोड़ देंगे तो 12 ये भी हो जाएगा, यानी सभी एक तार हो जा रहे हैं। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही है, पहला। तो हमको लग रहा है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। क्वेश्चन है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 45 अंश, 50 अंश, 55 अंश और एक है 60 अंश। तो हाँ आंसर बताइए भाई कितना आ रहा है। देखिए जब भी कोण वाली बात पूछे तो हम क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। घड़ी बना लेंगे इस तरह, और घड़ी में यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो हम घड़ी बनाएंगे तो 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हो गया। कई बजकर 2:20 हुआ, तो हम इसमें बना लेंगे 2:20, यानी 2:20 कब होगा, छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 4 पर, यही 2:20 हो रहा है। तो आपको पता होगा कि हमेशा 2 मतलब 12 1 के बीच में अगर इस तरह देखेंगे तो 30 अंश का कोण बनता है। इन दोनों के बीच भी 30 अंश, यानी 2 के बीच हमेशा 30 अंश कोण बनता है। तो यानी अगर ये सुई पूरा फिक्स 2 3 4 अगर इनके बीच रहेगी तो 30 30 60 अंश का कोण बनेगा। हम इधर लिख दे रहे हैं 60 अंश, यानी यह पूरा फिक्स 2 पर है, यह पूरा फिक्स 4 पर है। तो कई अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। लेकिन इसके लिए एक नियम है, क्योंकि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। इसको आपको याद रखना है कि कोई भी सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनती है। तो इसलिए कई अंश है, यह 20 अंश आई है ना। तो 20 मिनट, ध्यान से देखिए, 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बन रहा है। तो 20 मिनट में हम इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 20, तो काटेंगे 10 अंश का कोण बना, यानी 10 अंश कोण बन रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, यह 2 है, यह 4 है, तो 2:20, तो यानी मिनट की सुई अगर यहाँ पर आएगी तो घंटे की सुई जो है, ऐसा तो है नहीं कि 2 पर आएगी, कुछ नीचे आएगी। कितना आएगी, यही 10 अंश आएगी। तो जाहिर सी बात है 60 अंश का बनता कब, कि जो पूरा फिक्स 2 पर आती है, पूरा फिक्स 4 पर आती है। यह तो 10 मिनट
यानी 10 अंश क्या हुई, नीचे आ गई है, तो इसमें से हम 10 घटा लेंगे। जब 10 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 50 अंश। यानी विकल्प हमारा कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। 50 अंश का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 1 पर है धागा, दूसरे नंबर पर है पौधा, तीसरे नंबर पर है, आ जाइए बैठिए बहु और बंद कर दीजिएगा उसको, पौधा, तीसरे नंबर पर है साड़ी, चौथे नंबर पर है आपका कपास और 5वें नंबर पर है कपड़ा। इसको कह रहा है सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए दो, एक सवाल यह हुआ है, एक सवाल यह है, 2 हो गया, तीसरा सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। तो कह रहा है इसको व्यवस्थित क्रम में स्थापित करना है। व्यवस्थित क्रम में, अगर व्यवस्थित क्रम में करना है, हम विकल्प आपको दे रहे हैं, व्यवस्थित करके बताइएगा भाई। पहला विकल्प है 51 3, दूसरा विकल्प आपका है 24 15 3, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प आपके सामने है इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। बैठ जाइए, इसको स्थापित करिए। 2 सवाल हो गया, तीसरा सवाल ही चल रहा है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसको अगर आप सार्थक क्रम में दर्शाएंगे तो सबसे पहले क्या हो सकता है? सबसे पहले पौधा, यानी पहले पौधा लगाया जाता है तो 2 आ जाएगा। पौधा के बाद वह उगेगा तो पता चलेगा कौन सा पौधा है, तो कपास 4 हो गया, यानी कपास का पौधा हो गया। अब कपास हो गया, उसके बाद क्या बनेगा? धागा बनेगा, 1 हो गया। धागा बनेगा तो फिर क्या बनेगा? कपड़ा, यानी कपड़ा थोड़ा छोटा होता है तो 5 हो गया। और जब वही कपड़ा बड़ा रूप ले लेगा तो साड़ी हो जाएगी, यानी 3 हो गया। तो 24 15 3, 24 15 3 ये आपका कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प है। ठीक, अगला सवाल हल करिए। यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हैं, क्वेश्चन है यदि आप किसी पंक्ति के दोनों किनारों से करा 9वें स्थान पर हैं, 9वां नहीं है 7वां स्थान है, 7वें स्थान पर हैं। यदि आप किसी पंक्ति के दोनों किनारे से 7वें स्थान पर हैं, 7वें स्थान पर हैं, तो कह रहा है कि उस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं। मान लीजिए यहाँ बीच में आप अगर मान लीजिए हैं, ये बोल रहा है 7वां स्थान है, तो इधर 6 लोग होंगे, 6 लोग इधर भी होंगे, तो 6 6 12 1 13। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13, आंसर रहेगा 13 बहु। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हम इसी जगह बता दे रहे हैं। ये क्लियर है ना? देखिए कह रहा है कि दोनों सोर्स से वो क्या है? 7वें पर, इधर से भी 7वां, इधर से भी 7वां है, यानी इधर से 7वां होगा तो इसके इधर 6 लोग होंगे, इधर से 7वां तो इधर भी 6 लोग होंगे, तो 6 6 12 1 13। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है यदि z को 26, यदि z बराबर 26 NET बराबर कह रहा है 39 हो तो NUT का मान क्या होगा? पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 50 है, 53 है, 55 है
और 56 है, कौन सा होगा? तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे ना, हम अल्फ़ाबेट देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हो गया ना। इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। या तो आपको नंबर याद हो और नंबर नहीं याद हो तो आप इस तरह लिख के देख सकते हैं। हमसे क्या बोला है, Z बराबर 26, तो Z 26 पर है ना, तो कह रहा है कि NET बराबर 39 किया। देखेंगे 39 कैसे किया है। तो N कै पर है, देखिए इसमें देख के बताइए, 14 पर, E कै पर है, 5 पर, और T 20 पर है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो रहा है ना। यानी जो भी नंबरिंग इनका है उनको लिख के जोड़ दिया है। तो आप इसको कर लीजिए NUT को, NUT, तो N कै पर आएगा 14, EU 21 और T 20। सबको जोड़िए बाबू, कितना हो रहा है, 55 होगा। तो 55 हो गया। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा विकल्प सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो हानि का प्रतिशत बताइए। हानि का प्रतिशत पूछ रहा है भाई, बताइए। तो विकल्प हम दे रहे हैं आपको, 20%, 25%, 40% और 50%। कौन सा आ रहा? ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है ना। यानी क्रय मूल्य मान लीजिए 4 है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 4 है। आप इसको घटा दीजिए, 1 की हानि हो रही है ना। तो अगर पूछता कि कितने की हानि हो रही है तो हम बोलते 1 की हानि हो रही है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत बताइए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 5 पर 1 की हानि, इसलिए 1 पर 1/5, इसलिए प्रतिशत 100 पर काट दीजिए। 20% की हानि हो रही है। विकल्प कौन सा सही है, पहला। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोग इधर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज। क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये, 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 3 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 सही 1/2 वर्ष। ये 4 विकल्प है। चारों विकल्प देख के बताइए बाबू कितना आ रहा है। देखिए इस सवाल को देखने से हमको पता चल गया किस टॉपिक का है, साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज यानी SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ये क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना बोला है, 1080। मूलधन कितना है, 3000। दर कितना है, 12। समय हमसे पूछ रहा है, और बटा 100। आप इसको हल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, और 12 से काटेंगे 12 तिहाई 36। 3 वर्ष
आंसर आएगा 3 वर्ष। विकल्प कौन सा सही है? पहला। ठीक है, कितना आप लोग सही कर रहे हैं उसको अपनी परीक्षा खुद दीजिए। ठीक, अब भाई जिनको नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अब ऐसा सवाल रुकना नहीं चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो नई संख्याओं का औसत पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 9, 12, 168 और 45। हल करके बताइए भाई, हो गया? हाँ, देखिए ना, 8 संख्या है, 8 संख्या का औसत क्या दिया है? 21 दिया है। इनका जब हम कुल निकालेंगे तो 21 गुणे 8 कर लेंगे तो हो जाएगा 168। और आपसे कह रहा है ना प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करें, यानी जो भी इधर संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी सब में जब 8 से आप गुणा करेंगे तो आप इधर 8 से गुणा कर दीजिए, सब में गुणा हो गया। जब इधर सब में गुणा करेंगे तो इधर भी सब में गुणा हो जाएगा। तो यह 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी उनका औसत कितना होगा? 168 ही होगा। क्लियर ना? चलिए, इसका मतलब बहुत सरल है, टॉपिक सरल जा रही है। चलिए देखा जाए, फिर भी सब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 15%, 20%, 30% और एक है 10%। बोलिए भाई कितना आ रहा है? सवाल को ध्यान से, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये कह रहा है ना 10 वस्तु जितना में वो बेच रहा है उतना में 12 वस्तु खरीद ले रहा है, तो 2 वस्तु का लाभ हो रहा है ना। तो लिखेंगे कि 10 वस्तु पर 2 वस्तु का लाभ हो रहा है, इसलिए 1 पर 2/10, इसलिए प्रतिशत पूछा 100 पर कर दीजिए। तो 2 पचे 10 और 5 दूना 10, 20%। विकल्प कौन सा सही है? दूसरा सही है। क्लियर है ना? 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, जितना में 10 वस्तु बेच रहा है उतना में 12 वस्तु खरीद लिया, यानी 2 वस्तु फायदा लिया है। तो 10 बेच के 2 वस्तु फायदा ले रहा है, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, सुमन के वेतन में 10% कटौती कर दी जाए। क्वेश्चन है सुमन के वेतन में 10% कटौती की जाए, 10% कटौती की जाए, उसके इस वेतन को पुनः उसी मूल राशि के बराबर लाने के लिए, उसके वेतन को पुनः मूल राशि के रूप में लाने के लिए
मूल राशि के रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 11 सही 1/9%, दूसरा विकल्प है 13%, तीसरा है 12% और चौथा विकल्प है 10%। हल करके बताइए भाई। 11 से 1/9। चलिए ठीक है। जहाँ सिंगल डाटा दिखाई दे वहाँ हमको एक सूत्र पता है, x/100 प्लस माइनस x गुणे 100। यह सूत्र तो पता है सबको। यहाँ प्लस माइनस दोनों है, घटोतरी होती है तो माइनस लगाते हैं, बढ़ोतरी होती है तो प्लस लगाते हैं। तो क्या हुआ, 10% कटौती की गई यानी माइनस लगेगा। तो x के जगह रखेंगे 10 बटा यह 100 है तो 100 रखेंगे। यहाँ पर चिन्ह कौन लगेंगे, माइनस, क्योंकि घटोतरी हुई है। -10 गुणे 100। इसको हल करेंगे तो 10/90 हो जाएगा और गुणे 100। 1 0 से 0 काट दीजिएगा, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1 सही 1/11 सही 1/9%। यही वृद्धि कर दी जाएगी तो उसका मूल वेतन हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही है, पहला। क्लियर हो गया। अगला सवाल ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ बाबू, कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। लिखिए भाई आप लोग सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। और उनके वर्गों का योग 289 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, कितना होगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 23, 45, 32, 20। 23, 45, 32, 20। यह 4 विकल्प है। थोड़ा लगा के बताइए भाई। हाँ देखिए, जिनको दिक्कत है बोर्ड पर देखेंगे। दो संख्या हमको मालूम नहीं है तो संख्या क्या मान लें, x y मान लें। संख्या x y हो गई। तो आपसे बोला दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब x इंटू वाई कितना है, 120। यानी गुणनफल 120 है तो x इंटू वाई बराबर 120। और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब हो गया x² प्लस y² बराबर 289। किसी का आ गया कि नहीं? हाँ ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 120, वर्गों का योग 289। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस 2xy। यही ना लिखा जाता है। यह सूत्र मालूम होगा, कोष्टक मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमसे देखिए x² प्लस y² प्लस y² बराबर कितना है, 289। तो यह दोनों की जगह हम रख देंगे 289 प्लस यह 2 है गुणे x इंटू वाई बराबर 120। तो 120 हो गया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यह तो 289 है, हाई गुणा करेंगे तो 240 और 289 में 240 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना बाबू, 529 आएगा। ठीक है। इधर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट हो जाएगा। तो यह x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई 529 का निकालिए वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 23 होगा। 23 यानी x प्लस वाई बराबर 23। हमसे यही ने पूछा था दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग का मतलब x प्लस वाई क्या होगा, तो 23 होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन।
हाँ, किसी सवाल में किसी कन्फ्यूजन होगा दूर कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की चालों का अनुपात 4:5 है। क्वेश्चन है ए तथा बी की चालों का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी यदि 24 मिनट लेता है, बी यदि 24 मिनट लेता है, बी यदि 24 मिनट लेता है तो ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? तो ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 15 मिनट पहला विकल्प है, दूसरा है 50 मिनट, तीसरा है 30 मिनट और चौथा है 40 मिनट। यह 4 विकल्प है। थोड़ा हल करके बताइए भाई। हाँ, ऐसे सवाल देखिए हल करने के लिए इनकी चाल का अनुपात क्या दिया बाबू? 4:5 है। आप इसको 4x और 5x कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखिए किसकी चाल दिया है? b यदि 24 मिनट तय करता है तो b की चाल क्या है? यही ना है। देखिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो है b है a है। तो b का हमको डाटा दिया है तो b वाला लिखेंगे, यानी चाल की जगह रखेंगे 5x। दूरी हमको पता नहीं, दूरी को d मान लीजिए। समय पता है कितना? 24 मिनट, यहाँ 24 कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? d बटा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 120 हो गया। यानी x का मान हमको पता चल गया। हमसे क्या पूछा है? a इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो अब जब a का निकालेंगे, a का चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। और इसकी चाल दिया है कितना? 4x। यहाँ हो जाएगा 4x, दूरी d रहेगी, समय पूछ रहा है हमसे। अब देखिए यह जो है 4 गुणे x का मान हमारा आया है d बटा 120। इसको हम लिख सकते हैं d बटा 120, यानी x के जगह x वाला मान हम रख रहे हैं d बटा 120 बराबर क्या हो गया? d बटा समय हमसे पूछ रहा है। इसको काट दीजिए, d से d कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, समय बराबर 30, यानी 30 मिनट का समय लेगा। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा वाला। क्लियर है ना? चलिए क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्लियर चल रहा है ना? कोई दिक्कत लग रही है? चलिए तो बढ़िया है। इसका मतलब आज जितना सवाल बोला गया सब लग गया। चलिए इस तरह अगर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे बाबू ना, तो कोई भी पेपर होने वाला जो भी है आगे किसी में दिक्कत होगी नहीं आपको। अब प्रैक्टिस सेट हल करने से फ़ायदा होगा कि आपका हर टॉपिक इसमें आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुनीता ने एक टेप रिकॉर्ड इसके अंकित मूल्य के, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, पुनीता ने एक टेप रिकॉर्ड इसके अंकित मूल्य के अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेच दिया। इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया।
उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है भाई कितना है। विकल्प आप ले लीजिए 9%, 10%, 20% और 25%। यह 4 विकल्प है, थोड़ा हल करके बताइए किसी का आ रहा है तो। किसी का आएगा तो बोलिएगा भाई। हाँ, जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखिए। पुनीता ने एक रिकॉर्ड क्या करा, अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, अंकित मूल्य क्या है 100 है, तो अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा, तो क्रय कितना में कर रहा है, क्रय मूल्य क्या हो रहा है 100 का 9/10, तो 1 0 से 0 काटेगा 10 9 90, यानी क्रय खरीदा है 90 रुपया में और कह रहा है इसे अंकित मूल्य पर 8% अधिक बेचे, यानी 108 में बेचे, तो विक्रय क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य 108, क्योंकि 8% अधिक बोला है तो 108 हो जाएगा। अब आप बताइए अगर हम कोई सामान 90 रुपया खरीद रहे हैं और 108 रुपये में बेच रहे हैं तो कै रुपया का लाभ हो रहा है, पहले लाभ बताइए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य 108 है और क्रय मूल्य 90 है, घटाएंगे तो कितना हो गया 18। अगर पूछे कै रुपया का लाभ तो हम कह देंगे कि 18 रुपया का लाभ, लेकिन प्रतिशत पूछ दिया है लाभ प्रतिशत, तो क्या हम लिखेंगे 90 रुपये की सामान पर 18 रुपये का लाभ है ना, इसलिए 1 पर 18/90, इसलिए प्रतिशत पूछता तो 100 पर लिखा जाता है। 18 पचे ठीक 18 पचे 90 और 5 दूना 10, 20% का लाभ होगा। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा सही है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, देखिए कितना लोग हल कर ले रहे हैं। आपको दिया है 56, 86, 73, के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, के वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या पूछ रहे हैं भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 4 5 6 7, बोलिए। इसको ध्यान देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कुल मिला के 12 अंक है ना। कह रहा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, अगर ये 12 है तो उसका आधा कर लीजिए 6 होगी, यही आपका तीसरा विकल्प सही है। अगर 10 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 14 रहेगा तो 7 हो जाएगा, तो यह दे दिया है। कह रहा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो मतलब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक होंगे, तो 6 अंक होंगे, अगर ये 12 है तो 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है भाई, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, इसका कौन उत्तर बताया है, चलिए तब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष रहता है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 रहता है, शेष 29 रहता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा, यही आंसर है, विकल्प है। विकल्प ले लीजिए, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। हाँ, ऐसे सवाल में देखिए ना, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है किसी संख्या में यदि 56 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है
29 बच रहा है, तो इसमें हम 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो जो शेष बच रहा है 29 ना, उसी में आप 8 से भाग दे दिया करिए। 8 त्रिके 24, 5 शेष, यानी विकल्प कौन सा सही है, तीसरा सही है। ऐसे सवाल में हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 29 शेष बच रहा है, यदि उसमें 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो जिससे भाग देने के लिए कहे उससे जो शेष बचा उसी में भाग दे दीजिएगा, शेष से उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इधर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े, 10% की दर से बढ़े, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 13,310, दूसरा विकल्प है 13,500, तीसरा विकल्प है 14,000, और चौथा है 14,500। इस चारों विकल्प में से बोलिए भाई कौन होगा। हाँ देखिए, इसको हल करने के जिनको दिक्कत तो बोर्ड पे देखेंगे। एक सूत्र मालूम है, A बराबर P1 + R/100 पावर n, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। तो वहाँ धन बढ़ता है, यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। जो मूल जनसंख्या है वह कितनी है, 10,000। P की जगह हम रखेंगे 10,000। 1 धन, दर कै % बढ़ रही है, 10%, तो R की जगह रखेंगे 10/100। n कई वर्ष, 3 वर्ष, तो यहाँ पर रखेंगे 3। अब इसको काटेंगे, 0 0 काट दीजिए, तो 10 से कम 10 है कि 11 है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 11/10। तो 10 से कम 10 है कि 11/10 हो गया ना। कई बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10। अब देखिए 1 2 3 0 है ना, तो 1 2 3 0 कट गया। अब इसका गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 10, सबका गुणा करने पर कितना आएगा बाबू, 13,310। आराम से आप गुणा कर लीजिएगा, इनका सबका गुणा करेंगे तो 13,310 आएगा। नहीं, विकल्प कौन सा सही है, पहला सही है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक यात्री दिल्ली से मेरठ, एक यात्री दिल्ली से मेरठ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। तो उसकी औसत गति बताइए। औसत गति पूछ रहा है भाई। ठीक, विकल्प है 40 45 50 48, 40 45 50 48, ये 4 विकल्प है। कितना आएगा बाबू,
हाँ, ऐसे सवाल में देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए इसमें दूरी भी नहीं दिया है, समय भी नहीं दिया है, तो अगर ऐसा सवाल दिखाई दे ना तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना है, 2xy बटा x प्लस वाई। देखिए अगर दूरी दिया रहता, समय दिया रहता तो हम कुल दूरी बटा कुल समय निकाल लेते हैं, लेकिन न कहीं दूरी दिया न कहीं समय दिया, खाली चाल दिया है, गया और आया। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना है, 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक, तो अब 2 गुणे गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो यहाँ 60 और बटा यहाँ लिख देंगे 30 प्लस 60। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 30 गुणे 60 बटा 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90, 30 तिहाई 90 और 3 दूना 6, 20 दूना 40, यानी उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प पहला सही है भाई। अगर समय दूरी अगर दिया रहे तब तो कुल दूरी बटा कुल समय निकालेंगे, लेकिन खाली चाल दिया है तो 2xy बटा x प्लस वाई। क्लियर? कितना बोले थे आप लोग? 40 तो 45। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। क्वेश्चन है तपस, देखिए नाम है, तपस मिहिर से 2 गुना तेज कार्य करता है। तपस मिहिर से 2 गुना तेज कार्य करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो तपस अकेला उसे कितना समय में पूरा करेगा? तो तपस उसे कितना दिन में पूरा करेगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 15, 18, 20, 24। 15, 18, 20, 24, इस 4 में से विकल्प बोली भाई कौन सा आ रहा है? हाँ, ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखिए कहा, तपस और मिहिर 2 लोग हैं ना। देखिए तपस है और मिहिर है, इनकी क्षमता पहले देखिए। क्षमता क्या है? तपस मिहिर से 2 गुना है, यानी तपस 2 है तो मिहिर 1 है। क्षमता 2 1 का है, तो क्षमता का उल्टा हमेशा समय होता है। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 और 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी क्षमता 2 1 है तो समय 1 2 हो जाएगा। हमेशा क्षमता का उल्टा समय होता है। अब देखिए तपस कितना दिन में? x दिन में कर रहा है, यह हो जाएगा 2x, तो इसका 1 दिन काम हो जाएगा 1 बटा x, इसका 1 दिन काम हो जाएगा 1 बटा 2x। दोनों मिलके कर रहा है, कमवा 12 दिन में कर रहे हैं, तो 1 दिन में क्या करेंगे? 1 बटा 12। अब इसको आप यहाँ हल करिए, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 2x, नीचे किसकी दिखाई दे रही है यहाँ का, इसकी गुणा वहाँ पर करेंगे तो x, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1 बटा 12 हो गया ना। 2x 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x और बटा 2x स्क्वायर बराबर धरे 1 बटा 12। x से x स्क्वायर काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18। x बराबर क्या आ गया? 18। किसका पूछा है? तपस। तपस का क्या है? x ने 18 दिन में करेगा, यही आंसर। यानी विकल्प कौन सा सही है? दूसरा सही है। अच्छा चलिए हो गया। अगर पूछे मिहिर कितना दिन में करेगा, हम अलग से पूछ रहे हैं, मिहिर का बताइए तो। मिहिर का पूछे तो क्या करेंगे? 2x है ना, 2 गुणे x का मान क्या आया? 18, 18 से गुणा कर, 18 दूना 36। मिहिर 36 दिन में करेगा। तो हमसे मिहिर तो पूछा नहीं, हमसे तपस पूछा तो 18 होगा। क्लियर?
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 के बराबर है। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 है। किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर की प्रतिशत के बराबर है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, वार्षिक दर के बराबर है। तो ब्याज की दर बताइए। क्या पूछ रहा है हमसे? दर पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला है 1/1/9%, 2/2/3%, 3%, और चौथा विकल्प है 3/1/3%। इन चारों विकल्प में से हल करके बताइए वो कितना आ रहा है। किसी का आएगा तो बोलिएगा। हाँ, देखिए इस टॉपिक से आपको पता चल गया साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है बाबू? PRT/100। एसआई साधारण ब्याज क्या बोला है? किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 है। यानी मूल धन P है तो ये क्या हो जाएगा? P/9 गुणे दर कितना है? दर हमसे पूछ रहा है। समय कितना है? समय देखिए, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। यानी दर R है तो समय भी R रहेगा बटा 100। ठीक, अब P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इससे जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? है यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 100/9। इधर क्या R मिल के R² है। जब R² उस पर घात हटाएंगे तो ये अंदर रूट हो जाएगा 100/9। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। कितना बोल रहे हैं? चौथा विकल्प बोल रहे हैं भाई। हाँ, इसे काटिए ना, 3 तरीके 9, 3 सही 1/3% वार्षिक दर है। यानी विकल्प आपका चौथा सही है। कुछ दूसरा बोल दिए लग रहा है, बोल दिए दूसरा, तो इसीलिए दिया ना कि आएगा वो बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमको लग रहा है हाँ अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रीजनिंग का देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5:21 समानुपाते 7 प्रश्नवाचक चिन्ह। 5:21 समानुपाते 7 कर रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। पूछ रहा है क्या भरा जाएगा यहाँ पर। विकल्प हम दे रहे हैं आपको, 43 है, 52 है, 58 है और एक विकल्प आपका 41 है। इसमें हल करके बताइए वो कौन होगा। हाँ देखिए, इसमें ना बस क्या किया है, यहाँ 5 है फिर 21 कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 5 चौका 20, 1 21, तो 7 चौका 28, 1 29 होना चाहिए। तो 29 विकल्प में ही बा नहीं करे। तो क्या किया वही हमको करना है। तो इसको लगाई, देखिए क्या कर रहा है। देखिए यह 5 गुणे 5 5वां 25 -4, यानी 5 था तो 1 कम करके घटाया है। तो देखिए कितना हो जाएगा, -4 नहीं, 5वां 25 होगा नहीं है और -4 21 हो गया। यानी एक चीज़ हमको मिल रहा है, इनका आपस में गुणा किया है और इनसे 1 कम करके घटा दिया है। तो 5वां 25
अब -5 है तो एक कम कर दिया 4, तो 21 हो गया है। आप वही काम करिए, 7 × 7, 7 7 49, यहाँ पर 7 है तो एक कम करके घटाइए 6 घटाइए कम 43। विकल्प है क्या कोई? पहला सही है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि आपको आज का टॉपिक अच्छी लगी होगी। जो भी अगर पेपर आपके सामने है, प्रैक्टिस सेट हल करिए। प्रैक्टिस सेट अगर आप हल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।